इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेज लोग चलाते थे। इंग्लैंड में एग्जाम होता था, ट्रेनिंग इंग्लैंड में, थोड़ी भारत में होती थी, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में भी होती थी ट्रेनिंग, और वो लोग इस पूरे देश को चलाया करते थे। ऐसे ही एक ब्रिटिश सिविल सेवक से पटेल का पहला झगड़ा अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में संभवतः हुआ था, और उनको समझ में आ गया था कि सिविल सेवाओं को हैंडल किए बिना ये देश चल नहीं पाएगा। नेहरू जी के मन में भी स्पष्ट था कि सिविल सेवक अंग्रेजों का वेतन लेते हैं और ये भारत के नहीं है। जो अंग्रेज हैं वो तो हैं ही, जो भारत के लोग सिविल सेवक हैं वो भी भारतीय नहीं है, दिमाग से अंग्रेज लोग हैं। उनको देश से मतलब नहीं है, वो अंग्रेजों की तरफ से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के खिलाफ खड़े हुए थे। यही बात पुलिस के लिए थी, जिसको आज आईपीएस बोलते हैं, उस समय उसको आईपी बोलते थे, इंडियन पुलिस। आजादी जैसे जैसे पास आ रही थी, सारे कांग्रेस के नेता, नेहरू जी खास तौर पर, इस आईसीएस और कुछ हद तक आईपी को लेकर बहुत नेगेटिव मानसिकता से भरे हुए थे कि ये लोग देश को चला नहीं पाएंगे, इनको हटाना बहुत जरूरी है। शुरू में पटेल भी ऐसा सोचते थे, विशेष रूप से गोरे सिविल सेवकों को लेकर जो विदेश से आए थे। पर मैंने कहा ना कि पटेल के अंदर एक खास बुद्धि थी जो यथार्थ समस्याओं का यथार्थ समाधान ढूंढ पाती थी। हवाई बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके चीज को हैंडल करना, समाधान करना, उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए होती। पटेल होम मिनिस्टर थे, देश संभालना उनको था। पाकिस्तान बनने का फैसला हो गया था, बहुत सारे मुसलमान यहां से पाकिस्तान जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। ये वेस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में भी हो रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जिस वक्त बांग्लादेश कहते हैं उसमें भी हो रहा है। और बार बार उस समय तो खबरें जानने का बहुत कम साधन थे, और ऐसी अफवाहें बार बार उड़ रही हैं कि यहाँ इतने मुसलमान मार दिए गए, यहाँ इतने हिंदू मार दिए गए, और एक अफवाह उड़ते ही दंगा शुरू होता था, हजारों लोग मर जाते थे क्योंकि अफवाह उड़ गई है। उन अफवाहों के बीच में देश के हर नागरिक को सुरक्षित रखना, भारत के मुसलमानों को, सिखों को, यहूदियों को, पारसियों को, जैनों को ये विश्वास दिलाना कि आप भारत में सुरक्षित हैं, ये होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। और होम मिनिस्टर ये कैसे करेगा? जब तक उसके पास ऐसे प्रशासक ना हो जिनको एक जिला संभालना आता हो, एक राज्य संभालना आता हो, जिन्होंने पिछले 20-30 साल तक यही काम किया हो। 40% के आसपास सिविल सेवक उस समय जा चुके हैं वापस इंग्लैंड, आधे सिविल सेवक बचे हुए हैं। जो एक जिला संभाल सकता है वो 3-3 जिलों का इलाका संभाल रहा है, और ऊपर से रोज कांग्रेस की गालियां खा रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं। और पटेल साफ साफ देख रहे हैं कि अगर ये लोग हट गए, उन्होंने कहा कांग्रेस के लोगों से कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से स्वयं सेवक जिले चला लेंगे तो चलवा के देख लीजिए, एक तो चलवा के देखिए पहले। ये मजाक नहीं है प्रशासन चलाना। जिनको 20-20, 30-30 साल का अनुभव है वो नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप चलवाएंगे इन स्वयं सेवकों से। संविधान सभा की बैठक चल रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस पर बात चल रही है। 9 सर्विसेज में से 7 को हटाने की सहमति बन चुकी है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब ये होता है वो सर्विस जो केंद्र सिलेक्शन करता है और राज्यों में लोग काम करते हैं। जो बात पटेल ने कही थी मैं भी आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान एक देश नहीं बचा है, वो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है। कुछ भरोसा नहीं कि बलूचिस्तान भी हो जाए। युगोस्लाविया के 6 देश बन चुके हैं, चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े हो चुके हैं, यूएसएसआर के 15 हिस्से हो चुके हैं, और ये सब कुछ पिछले 50 से 100 साल में हुआ है। भारत एक ही है अब तक। जो सिक्किम भारत में नहीं था वो सिक्किम भारत में आ गया है, उसमें इंदिरा गांधी की बड़ी भूमिका थी, उनका सम्मान करना चाहिए हमें।
नागालैंड आज़ादी के समय से ही भारत से अलग होने का प्रयास कर रहा था, नाराज था, आज तक भारत में बना हुआ है। मेघालय में, मिजोरम में बहुत विवाद हुए, पर भारत में है। केरल, तमिलनाडु में भी कभी कभी छोटे मोटे विवाद हुए, पर भारत में ही हैं। और इन सब के भारत में होने के पीछे ना कोई नारा काम करता है, ना बड़ी बड़ी बातें काम आती हैं। जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम आती है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, और बाद में एक IFS बनी जिसको हम फॉरेस्ट सर्विस, वन सेवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस का अंतर शायद ना पता हो। सेंट्रल सर्विस केंद्र की सेवा है, केंद्र के काम, केंद्र के लोग, केंद्र का ही काम करेंगे। राज्य की सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट की सर्विस है। राज्य सिलेक्शन करेगा, राज्य ट्रेनिंग देगा, राज्य नौकरी पर रहेगा, ट्रांसफर करेगा, पोस्टिंग करेगा, रिटायरमेंट होगी, पेंशन देगा, सब कुछ राज्य करेगा। राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पे दखल ना दें। पटेल देख पा रहे थे कि अगर केंद्र का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये राज्य भारत में रहेंगे ही नहीं, और उन्होंने दुनिया का सबसे अनूठा कॉन्सेप्ट दिया, ऑल इंडिया सर्विस, जो दुनिया के किसी और देश में नहीं है, केवल भारत में है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? IAS और IPS। पहले 9 सर्विसेज थी, 7 तो चली गई, 2 बची। IAS और IPS सिलेक्शन केंद्र करेगा, ट्रेनिंग केंद्र करवाएगा, मसूरी और हैदराबाद में। उनकी पोस्टिंग राज्य में होगी। हर राज्य में 2/3 IAS और IPS अन्य राज्यों के होंगे, उस राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कार्डर के लोग नहीं हो सकते हैं, 2/3 बाहर के ही होंगे। और किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे ऊंचे पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिसको आप DC कहते होंगे, या जो भी नाम, या कलेक्टर चलता होगा, जो भी चलता होगा, कहीं DM बोलते हैं, कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं DC बोलते हैं। बात है कि जिले का हेड जो होता है, जिले का हेड, जिले का पुलिस का हेड SP, और उनसे ऊपर के प्रशासन और पुलिस के सारे पद केवल IAS और IPS के पास होते हैं, लगभग 90% से ऊपर। अगर भारत एक है तो इसलिए है कि चाहे नागालैंड हो, मैं किसी राज्य के बारे में गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सारे राज्य भारत के उतने ही हिस्से हैं जितने हम लोग हैं, पर जहाँ जहाँ आंदोलन हुए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे कोई भी राज्य हो, उस राज्य के प्रशासन के और पुलिस के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हर 3 में से 2 अन्य राज्यों के लोग हैं, और उनके होते हुए उस राज्य के नेता बहक भी जाएं तो भी प्रशासन देश के हित में रहता है। और अगर इतनी गहरी सोच उस समय पटेल ना लाते, हालांकि ये सोच कुछ मात्रा में पहले से आ रही थी, अंग्रेज भी ला रहे थे, लेकिन संविधान सभा अड़ी हुई थी कि ICS को नहीं चलने देना है। ऑल इंडिया सर्विस को लेकर राज्य अड़े हुए थे कि हम केंद्र का नियंत्रण अपने ऊपर नहीं चाहते हैं। संविधान सभा में पटेल साहब के भाषण से पहले तक माहौल ये था कि नहीं चलेगा, और अक्टूबर 1947 की मेरे ख्याल से बात है, नहीं 48 की शायद बात है, अगर आपने सरदार पटेल की वो स्पीच नहीं पढ़ी है तो संविधान सभा की बहसों में से ढूंढ के पढ़िए। उनकी स्पीच थी, और उसके बाद इस संविधान का अनुच्छेद 312 और 314 संविधान सभा ने सर्वसम्मति से पास किए, और पास कर दिए तो आज तक हम हैं, नहीं तो आज मैं वीज़ा लेके यहाँ पर आता। मेरे ख्याल से मैंने पर्याप्त बात अपनी तरफ से कर ली है। मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, फिर से धन्यवाद करूँगा डॉक्टर साहब का, इतने सुंदर माहौल में आपने मुझे बुलाया। मेरे आने से आपको कितना लाभ हुआ मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए ये दिन अपने जीवन के सबसे पवित्र दिनों में से एक है, और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।